नमस्कार, मैं हूं नगमा। यह है खबरों की खबर। कोरोना की वजह से 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है। बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु उन चारों धाम में पहुंच रहे हैं और अब तक करीब 8 लाख लोग चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर चुके हैं। लाखों और लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और कतार में हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पर। 2 साल लोग जा नहीं पाए। आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ और लापरवाही जो भीड़ की है उसकी वजह से वहां हो क्या रहा है वो देखिए। केदारनाथ धाम के रास्ते की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बहुत फिक्र पैदा करती हैं, जो बहुत अफसोसनाक हैं। ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। फिक्र बड़ी है क्योंकि जो हुआ है उससे पर्यावरण को बड़ा खतरा पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। यहां पर कचरे का पहाड़ नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम में ये कचरे का जो पहाड़ है वो आप देख सकते हैं कि लोग अपने पीछे पॉलिथीन से लेकर जिन चीजों की ले जाने की मनाही है वहां पर उन चीजों को लेकर लोग गए हैं और अपने पीछे टनों कचरा छोड़कर आए हैं। लौटते वक्त किसी ने इसे उठाकर साथ ले जाने की जहमत नहीं उठाई और तमाम इसके लिए जो कायदे कानून है उनकी भी अनदेखी हुई है, लापरवाही है। तो इतना जो कचरा है केदारनाथ धाम में वो क्यों है? रास्तों पर जगह जगह पर कचरे का ढेर है। श्रद्धालु जहां तहां कचरा छोड़कर जा रहे हैं। पाबंदी के बावजूद पॉलिथीन लेकर जा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलें वहां पर नजर आ रही हैं। प्लास्टिक की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक के पैकेट बिखरे पड़े हैं। कचरे को सही जगह पर डालने की कोई कोशिश नहीं हुई है और इसके अलावा ये भी कोशिश नहीं है कि उसको उठाया जाए या फिर उसका निस्तारण हो या लोग जो जा रहे हैं लौट के वो अपने साथ इसको उठाकर ले जाएं। और इसलिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर शासन प्रशासन इस पर क्या कर रहा है। हमारे साथ इस पर 2 खास मेहमान मौजूद हैं जो उस इलाके के विशेषज्ञ हैं, उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर नवीन जुयाल है हमारे साथ जो ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, ग्लेशियर्स की जानकारी, ग्लेशियर्स का अध्ययन करते हैं और जियोलॉजिस्ट हैं। और प्रोफेसर SP सिंह हैं जो हिमालय वनस्पति विज्ञानी हैं। तो यहां पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं डॉक्टर नवीन, वो बहुत परेशान करती हैं, फिक्र पैदा करती हैं। जिस तरह का कचरा यहां नजर आ रहा है वो इस इलाके के ग्लेशियर्स के लिए, इस इलाके के लिए क्या खतरा पैदा कर रहा है? धन्यवाद। इसके लिए हमें कोई बड़े रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है समझने के लिए कि इस जंग की छेड़खानी इस इलाके में जो उच्च हिमालय का क्षेत्र है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। सब जानते हैं कि इतना ह्यूमन इंटरफेरेंस किसी इलाके में और उसके साथ अपने साथ लाया हुआ कचरा जो छोड़ते हैं और उसके साथ जो फॉसिल फ्यूल और जो कि बायोमास बर्न भी किया जाता है, इन चीजों का इस्तेमाल होता है, उसका असर जरूर ग्लेशियर पे पड़ेगा। परंतु सवाल ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। 2 साल तक उत्तराखंड के लोग इस आशा में बैठे हुए थे कि उनके आजीविका पे जो एक बड़ा रुकाव आया था उसका अभी एक उनको मौका मिला। मैं इसी क्षेत्र में हूं, अभी मैं उच्च हिमालय से वापिस कल पहुंचता हूँ। तो हमें वास्तव में करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि हम किस ढंग से एक बैलेंस स्थापित कर सके बिटवीन दी सोशल नीड्स, जिसको इकोनॉमिक हम कह सकते हैं, एंड इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। हम कैसे करें इसको? मैं आपको इस संदर्भ में एक चीज आपको आगाह करना चाहता हूं और जो कि चारधाम रोड के संबंध में है। जब हम उस रोड पे काम कर रहे थे तो हमारी जो रिपोर्ट है उसका जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी गई है। उसमें कहा गया है ये जितने भी धाम हमारे हैं ये क्लोज एंडेड वैलीज है, इसके आगे कुछ होता नहीं है। इसलिए हमने उसमें रिकमेंडेशन दे रखी है। तो हमने कहा है कि हायर हिमालय शुरू होते ही आपको इन व्हीकल्स को वहां पर रोकना चाहिए और रोकने के साथ में आप उनको या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कभी संभव नहीं है, CNG के व्हीकल्स इन लोगों को वहां ले जाया जाए क्योंकि इस इलाके की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है इतने लोगों को सस्टेन करने। तो डॉक्टर नवीन जुयाल, यहीं पर आपसे ये जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की, तो अभी वहां पर गाड़ियां कहां तक, कितनी गाड़ियां जा रही हैं, किस तरह की भीड़ है और क्या इसके ऊपर रोक नहीं है कि कहां तक उच्च हिमालय में गाड़ियां जा सकती हैं? क्योंकि इतनी भीड़ आ रही है तो इस समय क्या स्थिति है वहां पे? हाँ, केदारनाथ में तो खैर गाड़ियां जाती नहीं, लेकिन बद्रीनाथ में आप सीधा पार्क कर सकते हैं गाड़ी को लेकर के
और बद्रीनाथ की स्थिति तो ऐसी बनी हुई है जैसे आप चौपाटी में घूमते हैं उस ढंग की बद्रीनाथ की स्थिति हो रखी है। और ध्यान रखिएगा दोनों जगह बद्रीनाथ के सामने और पास में दो ग्लेशियर्स हैं, एक सतोपत्र दूसरा भागीरथी करके जिससे गंगा निकलती है। सारे वैज्ञानिक जानते हैं, हमारे प्लानट जानते हैं। इनफैक्ट नीति आयोग का 2018 का डॉक्यूमेंट है, इसने क्लियरली लिखा है, मैं उसको आपको उनका स्टेटमेंट पढ़ सकता हूँ कि उसने लिखा है कि डेवलपमेंट फुल्ली एम्बेडेड इन द एनवायरमेंटल, सोशल, कल्चरल एंड सेक्रेड टेनेंट्स ऑफ द हिमालय। ये उनका रिकमेंडेशन है 2018 की। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा ये है कि जब मैं उन होटलों को देख के आ रहा हूँ जिन्होंने रंग बिरंग लगा रखा है और बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि टूरिस्ट की गाड़ी यहाँ पहुंचेगी, रेगुलेशन सरकार का काम बनता है। तो किस ढंग से इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, कैसे रेगुलेट करके टूरिस्ट को फ्लक्स को भेजा जाए। 2000 की त्रासदी को हम कैसे भूल जा रहे हैं कि इतना शॉर्ट साइटेड भी तुमको नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं अस्तित्व से बढ़कर आस्था नहीं है। अगर मेरा अस्तित्व है तो मेरी आस्था होगी, पर सवाल अब ये खड़ा हो गया है अगर ऐसा चलता रहे, अगर हम इसके विरोध में एकदम नहीं है लेकिन नहीं चाहते इस जंग का इररिलेटेड पिलग्रिम फ्लक्स और टूरिस्ट फ्लक्स को हमको रोकना ही पड़ेगा अगर हमको इन कामों को। आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात की कि अस्तित्व से बढ़कर आस्था नहीं हो सकती। देखना पड़ेगा कि किस तरह से संतुलन बनाया जाए, जो भीड़ वहां पर आ रही है और उस इलाके की जो इकोलॉजी है, वहां पर जो पर्यावरण है उसको बचाया जा सके। जिस तरह वहां पे कंस्ट्रक्शंस होने लग गए हैं वो जाहिर सी बात है कि इस इलाके के लिए सही नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है इस तरह का डेवलपमेंट। प्रोफेसर एसपी सिंह, ये जितना हम कचरा देख रहे हैं, हम जितनी भीड़ देख रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे उतना ज्यादा ही उसके पीछे आप देख रहे हैं टनों कचरा, पॉलिथीन, प्लास्टिक की बोतल, क्या नहीं छोड़कर आए हैं। वहां से नदियां निकलती हैं, ग्लेशियर्स हैं वहां पे, बहुत ही ऐसे पौधे हैं वहां पर, पेड़ पौधे जिनका इस्तेमाल दवाओं में होता है। इस तरह की वनस्पति को, जो इकोलॉजी है, उसको किस तरह का नुकसान आप देख रहे हैं इस भीड़ से, इस कचरे से? इसके बारे में लार्जर इशू ये है कि हम जो होमो सैपियंस मतलब मनुष्य, मैं सोचता हूँ शायद नियो नोमैडिज्म आ गए हैं फिर से। आई यूज द वर्ड नियो नोमैडिज्म। पहले हम घूमते थे हमेशा, बीच में खेती वगैरह काम करते रहे। अब फिर से जिस तेजी से नोमैडिज्म ये बढ़ रहा है, आप देखें ना ग्लोबली भी, अगर कोविड के साथ भी दिक्कत नहीं आ रही थी, टूरिज्म नहीं हो पा रहा था। एंड टूरिज्म, लोग कोविड से लॉकआउट के समय परेशान इसलिए थे, टूरिज्म होना चाहिए। हो क्या रहा है कि जो आप जिस स्केल का टूरिज्म है, और ये इन वे टूरिज्म नहीं है, मेला है, आप क्राउड इकट्ठा होता है, भाग जाता है। इवन लोकल इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन इसके एस्पेक्ट ये। और एमिशन CO2 का, हम वाइडन रोड है, हम बहुत तेजी से पहुंचे, भाग आते हैं। सो इट इज नॉट टूरिज्म, ये मेला टाइप है। ये ग्लोबली करके बहुत तेजी से हर जगह फैल रहा है। हमारे यहाँ हमेशा देखिए, चाहे हरिद्वार का चाहे जो भी हो, हमेशा इस तरह का कुछ रहा है। और जहां तक वेस्ट मैटर का है, देखिए कोविड के कारण नोबडी वुड ट्रस्ट ऑन द ग्लास ऑफ वाटर जब तक वो बॉटल में न हो। ये बात बहुत पहले आ जानी चाहिए थी कि अब कोविड के कारण आपको बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं करेगा किसी और बर्तन पर। तो आपने क्या सोचा इसके बारे में? इसकी बातें प्रिकॉशंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, और एजुकेशन के टूरिज्म, हिमालय में टूरिज्म जब इतने लोग जा रहे हो तो है कि जी प्रोफेसर सिंह, वहां पर जब इतने लोग जा रहे हैं तो सरकार को तो अंदाजा, प्रशासन को अंदाजा रहा होगा कि इतने टूरिस्ट वहां पर आ रहे हैं, तो जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, और ये जो तमाम चीजें, उनके निस्तारण के लिए क्या कोई वहां इंतजाम नहीं किए गए? नहीं, कुछ नहीं है, कोई सोचता भी नहीं, इस तरह की बातें सोची नहीं जा रही है। दिक्कत ये है कि सिर्फ लिप सर्विस करते हैं। अगर आपको ध्यान हो कि कुछ साल पहले एवरेस्ट में डैम लगा था, बट दैट इज द हाइट ऑफ थिंग्स कि हम किस तरह आदमी टूरिज्म को किस हद तक एक्सेप्ट कर रहा है। दिस कल्चरल एक्सेप्टेंस अजीब गरीब बात है। और जो रुपया पैसा है, जहां तक अभी नवीन कह रहे थे, ठीक बात है कि इकोनॉमी चलनी चाहिए, अगर बंद हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। पर टूरिज्म जितना स्केल पर चला है, कई करोड़ों लोग जाने लगे हैं अब, उसके साथ इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं आया। नहीं तो पहाड़ से लोग माइग्रेट क्यों करने लगे? इसको ये इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। मैंने एक बार त्रिवेंद्र रावत जी जो चीफ मिनिस्टर पहले थे, उनसे पूछा था कि नैनीताल तो फट गया। मैं नैनीताल रहा 50 साल, पर नैनीताल के जो नाव वाला था वो कभी भी छोड़ के दिखा नहीं। मैंने किसी टैक्सी किसी होटल में काम करने वाले उसको नहीं देखा। सो द रियल इशू दैट इतने बड़े एक्टिविटी को कैसे
हम उसका मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, ये बात नेपाल ये में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब टूरिज्म से कहा जाता है कि वहां की इकोनॉमी के लिए, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी अर्थव्यवस्था इससे सुधरी नहीं है। नहीं तो माइग्रेशन भी रुकता। और बहुत बड़ी चिंता की बात है जिस तरह कूड़े का ढेर वहां पड़ा है, और ये सस्टेनेबल नहीं है जितनी भीड़ पहुंच रही है, और जो वेस्ट वहां जमा हो रहा है उसके लिए किसी ने कुछ सोचा नहीं है कि क्या पॉलिसी, और लोगों की लापरवाही भी बहुत नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुनियाल साहब, और साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह हमारे साथ शामिल होने के लिए और इसे आगाह करने के लिए कि ये कितना बड़ा खतरा यहां पर फिर से खड़ा हो रहा है। खबरों की खबर में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और अब बारी है कू पर पूछे गए सवाल की। तो इस समय हमारे कू ऐप पे मेघना का ये सवाल है कि यात्रा के दौरान इस तरह की गंदगी से बचने के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। और डॉक्टर सुभाष शर्मा ने टिप्पणी की है कि इससे हमारी धार्मिक आस्था और तीर्थ स्थलों पर व्यवहार में अंतर दिखाई देता है, ये सतही आस्था है। तो खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही।